अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवास वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये नई वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अनकरीब जो है जो पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती होने जा रही है, तो उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में बड़ी मुफीद साबित होगी। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से इंतहाई अहम मौज़ूआत शामिल किए गए हैं जिनका तल्लुक जो है पंजाब पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो रही है उनसे है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारे लिए क्या है। मैं हूं मोहम्मद नवास वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ यहाँ से करते हैं। पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का इनाकाद कब हुआ? 1956 में, 1970 में या फिर 1977 में? तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले आम इंतखाबात का इनाकाद कब हुआ। दुरुस्त जवाब है 1970। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आगाज़ में ही आपको बता देता हूँ कि आपको सामने जब स्लाइड आएगी जिसके ऊपर जो है सवाल लिखा होता है और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन मुमकिन जवाबात लिखे होते हैं, तो आप उसके साथ ही जो है जो आपके ख्याल में दुरुस्त जवाब होता है उसको अपने पास लिख लिया करें। और जब आपको दुरुस्त जवाब का मालूम हो तो आप उसकी खुद जो है वो रैंकिंग कर लिया करें, मार्किंग कर लिया करें। और फिर जितने भी सवालात इस एपिसोड में शामिल होंगे, तो फ़र्ज़ करें कि इसमें 60 सवालात हैं या 50 हैं या 70 हैं, तो आप फिर रैंकिंग मार्किंग कर लिया करें कि इतने सवालात आपको पहले से मालूम थे, ताकि आपका इस हवाले से जो है थोड़ी सी दिलचस्पी भी कायम रहे और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास कब हुआ? 11 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त 1947 को? तो पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली है उसका पहला इजलास कब हुआ? दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका जवाब बताना है। तो पाकिस्तान जो है जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो आपने बताना है कि जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी उसका पहला इजलास कब मुनक्कद हुआ। तो इसका दुरुस्त जवाब है 11 अगस्त 1947 को कराची में मुनक्कद हुआ। तो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को कराची में मुनक्कद हुआ। ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली 69 अरकान पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट है, कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफ़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया था? कांग्रेसी वजारतें जो हैं जो 1937 में कायम हुई थी और फिर 1939 में जो है कांग्रेसी वजारतों ने रिज़ाइन दे दिया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने क़ायद आज़म के कहने के ऊपर यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कब मनाया था, ये आपने बताना है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जो है वो आता होगा, बहुत मशहूर सवाल है पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 22 दिसंबर 1939 को, 20 जनवरी 1939 को या 23 मार्च 1940 को। तो आपने बताना है कि कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफ़ा देने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफ़ा देने पर यौम निजात मनाया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ब्रेक है, आप भी अपना काम रिकवर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड है, अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा बुनियादी इदारा कौन सा है? जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, तौलीती कौंसल। अक़वाम मुत्तहिदा जो कि बैनुल अक़वामी तंजीम है और जिसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में लाया गया था। आपने बताना है कि इसका जो दूसरा बुनियादी इदारा है वो कौन सा है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल असम्बली, सलामती कौंसल और तौलीती कौंसल। आगे देखते हैं कि इसका दूसरा बुनियादी इदारा कौन सा है। सलामती कौंसल, जिसे सिक्योरिटी कौंसिल भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके जो बुनियादी इदारे हैं उनकी तादाद 6 है। अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारों की तादाद 6 है और उसमें से दूसरा जो बुनियादी इदारा है वो वो सलामती कौंसिल है, सिक्योरिटी कौंसिल। नेक्स्ट है, वो भी इसी वाले से है, सलामती कौंसिल कुल कितने अरकान पर मुश्तमिल है? 5 अरकान पर, 10 अरकान पर या फिर 15 अरकान पर?
अक़वाम मुत्तहिदा का जो दूसरा बुनियादी इदारा है जिसका नाम सलामती कौंसिल है यानी सिक्योरिटी कौंसिल है, तो आपने बताना है कि इसके अरकान की कुल तादाद कितनी है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 10 और 15। तो आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद है आपने अब तक जो है ये इसका दुरुस्त जवाब नोट कर लिया होगा अपने पास। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है। अरकान की कुल तादाद 15 है, जिसमें मुस्तकिल अरकान 5 हैं और गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद 10 है। तो दोबारा डियर स्टूडेंट्स और मैं एंड मेरे सब्सक्राइबर्स सुन लीजिएगा कि जो सलामती कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा का जो दूसरा बुनियादी इदारा है जो सिक्योरिटी कौंसिल कहलाता है, उसके अरकान की कुल तादाद 15 है और उसमें 2 कैटेगरी के लोग शामिल हैं। जो मुस्तकिल अरकान हैं वो 5 हैं और 10 अरकान जो हैं वो गैर मुस्तकिल हैं। और 10 अरकान जो गैर मुस्तकिल हैं उनका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। और जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं वो वीटो पावर भी कहलाते हैं। और ये 5 मुस्तकिल अरकान जो हैं इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन और रूस, यानी 5 जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस, ये सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर हैं और इन्हें वीटो पावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेटो का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़या है। अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नेटो एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद दिफाई और फ़ौजी नौइयत का है। इस हवाले से इसको खालस फ़ौजी तंजीम कहा जाता है। आपने बताना यह है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका में है, बरतानिया में या फिर बेल्जियम में। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप दुरुस्त जवाब तक पहुँचें, आप फौरी तौर पे जो है जो आपका अपना नॉलेज है या अपनी इन्फॉर्मेशन है या आपका जो गेस है उसके मुताबिक आप इसका जवाब नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा कि दुरुस्त जवाब क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में वाक़या है। तो जो नेटो है उसका जो दारुल खलाफा है या उसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में वाक़या है। बेल्जियम का दारुल हुकूमत है ब्रसल्स, तो ये वहाँ पर वाक़या है। नेक्स्ट है मेहनत कशों का आलमी दिन कब मनाया जाता है। इसे लेबर डे भी कहते हैं और मज़दूरों का आलमी दिन भी कहा जाता है। यानी मेहनत कशों का आलमी दिन या फिर मज़दूरों का आलमी दिन एक ही बात है। तो मेहनत कशों का आलमी दिन कब मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी को, हर साल 1 मई को या फिर हर साल 1 अगस्त को। तो आपने दुरुस्त जवाब बताना है कि मेहनत कशों का या मज़दूरों का जो आलमी दिन है उसका इनाकाद कब किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। ये इसका दुरुस्त जवाब है हर साल 1 मई को मेहनत कशों का या मज़दूरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पहली जंग अज़ीम के बाद कौन सी बैनुल-अक़वामी तंजीम कायम की गई थी। तो पहली जंग अज़ीम जो है उसका आगाज़ 1914 में हुआ और वो 1918 में जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी। आपने बताना ये है कि पहली जंग अज़ीम जब अपने इख्तिताम को पहुंची, जब उसका ख़ात्मा हुआ, तो कौन सी बैनुल-अक़वामी तंजीम जो थी वो कायम की गई थी। तो इसमें ऑप्शन 3 दिए गए हैं, अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा, अंजुमन अक़वाम और नेटो। तो इन 3 ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है ये आपने बताना है। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और अंजुमन अक़वाम यानी इससे मुराद है लीग ऑफ नेशंस, अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशंस, और नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। अंजुमन अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस। तो पहली जंग अज़ीम के बाद जो है अंजुमन अक़वाम की जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है उसका क़याम अमल में लाया गया था और इसका बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया को दूसरी आलमगीर जंग से महफूज रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती से 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई और इस तरह ये जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो लीग ऑफ नेशन है वो बुरी तरह नाकाम हुई। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इस्लामियात के मुतल्लिक़ MCQs हैं। ग़ज़वा बदर कब बर्पा हुआ था। 17 रमज़ान 2 हिजरी को, 17 शवाल 2 हिजरी को या 10 मुहर्रम
5 हिजरी को। तो ग़ज़वा बदर जो है इस्लामी तारीख़ के हवाले से एक इंतहाई अहम MCQ है इस्लामी तारीख़ के हवाले से। तो आपने बताना है कि ग़ज़वा बदर जो है वो कब रूनमा हुआ या ग़ज़वा बदर कब लड़ा गया। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। 17 रमज़ान 2 हिजरी को। तो इसमें मुसलमानों की जो तादाद थी वो 313 थी और जो कुफ़ार थे मुसलमानों के मुकाबले में जो थे उनकी तादाद 1000 थी। तो मुसलमानों ने इस ग़ज़वा के अंदर जो है बरतरी हासिल की थी, फतह हासिल की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, ईद उल ज़ुहा कब मनाई जाती है। इस्लामी तारीख़ के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर जो मुसलमान हैं वो ईद उल ज़ुहा कब मनाते हैं ये आपने बताना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 मुहर्रम को, 10 ज़िलहज को या 12 रबीउल अव्वल को। आपने बताना ये है कि ईद उल ज़ुहा का इनाकाद कब किया जाता है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, 10 मुहर्रम, 10 ज़िलहज को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो वह है 10 ज़िलहज को। ईद उल ज़ुहा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि जो ईद उल फ़ितर है वो 1 शवाल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, वो माल जो कातिल मकतूल के वर्सा को देता है उसे क्या कहा जाता है। यानी वो माल या वो दौलत जो एक कातिल जो है वो मकतूल के वर्सा को देता है उसे क्या कहते हैं, माल गनीमत, दियत या सदका। तो आपने बताना है कि एक इस्लामी रियासत के अंदर अगर किसी शख्स से कत्ल हो जाए तो वो उसके बदले में जो है जो मकतूल हैं उसके लवाहकीन को कातिल जो रकम देता है सुलह करने के लिए, तो उस रकम के लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो उसको माल गनीमत कहा जाता है, दियत कहा जाता है या फिर उसको सदका कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है कि इसको दियत कहा जाता है। नेक्स्ट है, आबादी के एतबार से। आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है। आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की। तो आपने बताना है कि इस्लामी मुल्क के अंदर आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। 3 ऑप्शन है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और तुर्की है। तो आपने बताना यह है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो दुरुस्त ऑप्शन है तुर्की। तुर्की जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। तो ये जवाब जो है इसका वो दुरुस्त होगा। इंडोनेशिया का शुमार आबादी के एतबार से मुस्लिम ममालिक के अंदर सबसे बड़े मुल्क के तौर पर होता है। नेक्स्ट है, कुरान मजीद का दिबाचा किस सूरत को कहा जाता है। कुरान मजीद का दिबाचा किस सूरा को कहा जाता है। तो ये आपने बताना है। इसका ऑप्शन जो है मैंने नहीं दिया, ये बहुत अहम है और तकरीबन हर जो स्टूडेंट है उसको इस बात का पता होना चाहिए। इंतहाई अहमियत का हामिल सवाल है। तो जवाब इसका दुरुस्त ये है, कुरान मजीद का दिबाचा सूरा फातिहा को कहा जाता है। ये कुरान मजीद की पहली सूरत है जहाँ से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। तो इसे कुरान मजीद का दिबाचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का तीसरा आइन कब नाफज हुआ। पाकिस्तान का तीसरा आइन जो है कब नाफज हुआ। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 23 मार्च 1956 को, 23 मार्च 1962 को और 14 अगस्त 1973 को। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है कब नाफज हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अब तक 3 आइन जो है वो नाफज हो चुके हैं। तो आपने बताना है कि तीसरा आइन जो है इनमें से कौन सा आइन है। तो उसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका दुरुस्त ऑप्शन है 14 अगस्त 1973 को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है एक कंपोजिंग की गलती आई है और ये मैं आपको मार्क कर रखा हूँ। तो ये बेसिकली जो है 14 अगस्त 1973 है, 14 अगस्त 1973। तो यहाँ पे कंपोजिंग की गलती थी। तो ये कंपोजिंग की गलती है, इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। दुरुस्त जवाब मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था। तो पहला आइन जो है लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था और यहाँ पे तीसरे आइन का जिक्र किया गया है और तीसरा आइन जो है वो 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया है।
जी, नेक्स्ट है इसमें ये लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा था, इस एपिसोड के अंदर मैंने फिर इसको शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई अहमियत का अमल है। हम आम तौर पे कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम हमारी ज़िंदगी के अंदर वो शामिल होती हैं। एसओपीज़ का लफ्ज़ हम इतनी बार सुन चुके हैं कि आप उसकी काउंटिंग करना चाहें तो शायद ना कर सकें। हुकूमत हम वक्त इस बात का पर जोर देती है कि अदारों में आते वक्त एसओपीज़ का ख्याल रखा जाए और बाज़ार में आते वक्त एसओपीज़ का ख्याल रखा जाए। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को जो है इस बात का इल्म नहीं है कि एसओपीज़ क्या है। ये बजाते खुद एक लफ्ज़ है या कोई एब्रीवेशन है या इससे कैसे बना है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको इसके अंदर शामिल किया जाए और इसको दोहराया भी जाए, ताकि जिन लोगों ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर वीडियो नहीं देखी थी, इस वीडियो को वो देख रहे हैं तो उन्हें पता हो कि एसओपीज़ क्या है। तो एसओपीज़ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है इसके मुराद है, ये एब्रीवेशन है। और ये एसओपीज़ जो है, एस फॉर स्टैंडर्ड, ओ फॉर ऑपरेटिंग एंड पी फॉर प्रोसीजर। उम्मीद है अब इसको आपको याद हो गया होगा, आप इसको याद कीजिएगा, बहुत अहम है ये बात। नेक्स्ट है, आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको तैयार करने का जो बुनियादी मकसद है वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करना है जो कुछ अर्सा बाद जो है पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए, बतौर कांस्टेबल भर्ती होने के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है अपने तौर पर तो वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बतौर उस्ताद जो है हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो इस मकसद के अंदर कामयाब हों। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद जो है ये है कि वो लोग जो कांस्टेबल के तौर पर पंजाब पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं उनकी रहनुमाई की जाए और उनको इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जो है वो उनकी मुआवनत की जाए ताकि वो इस मकसद में कामयाब हो सकें। ये पंजाब पुलिस का लोगो है, इंतहाई खूबसूरत लोगो है। ये उनकी गाड़ियों के ऊपर भी लगा होता है और बैच वगैरह पे भी लगा होता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब आवर चैनल फॉर मोर यूज़फुल इंफॉर्मेशंस। तो बात यह है कि हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियो मिलती रहें और आप जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और अपना इल्म बेहतर करते रहें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल जो है तो आपको ये वीडियो जो है खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा इसका आगाज़ करते हैं। ये इंतहाई अहम जो हैं वो एब्रीवेशंस हैं जो महकमा पुलिस से रेलिवेंट हैं। ASI स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो पुलिस के अंदर एक इंतहाई अहम ओहदेदार होता है जो कि ASI कहलाता है। तो ASI क्या है? ASI स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और उसके बाद है SI स्टैंड्स फॉर सब इंस्पेक्टर। तो ASI है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और SI है सब इंस्पेक्टर। तो नेक्स्ट देखते हैं, IG स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल। IG का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। IG स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल। और नेक्स्ट है DIG स्टैंड्स फॉर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो जो इंस्पेक्टर जनरल होता है उसके जो मतहत होता है, उससे निचले रैंक का जो पुलिस ऑफिसर होता है, ही इज़ कॉल्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। नेक्स्ट है, IP स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर पुलिस। IP मीन्स इंस्पेक्टर पुलिस। और SSP स्टैंड्स फॉर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट स्लाइड है, HC स्टैंड्स फॉर हेड कांस्टेबल। HC हेड कांस्टेबल एंड DSP स्टैंड्स फॉर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, ASP स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो ASP जो है वो जो एब्रीवेशन है, तो ये भी महकमा पुलिस के अंदर इंतहाई अहम और ज़िम्मेदार शख्स होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस कहलाता है। नेक्स्ट है, SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो आप देखते होंगे कि पुलिस के अंदर जो मुख्तलिफ रैंक के लोग हैं, कांस्टेबल से लेकर DIG तक जो है इंतहाई अहमियत के हामिल ये लोग होते हैं। और उसमें जो SHO है वो इस पूरे सिस्टम का, पुलिस का जो महकमा है, वो पूरा महकमा जो है वो इसके SHO के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल शख्स होता है, इंतहाई अहमियत का हामिल अफसर है।
और इसको पाकिस्तान का जो पुलिस सिस्टम है उसके अंदर इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो SHO जो है इसका मतलब क्या है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और नेक्स्ट है FIR। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। FIR मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट फिर चंद MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सर आगा खान और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका जवाब देना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? तो जानते हैं कि पहले सदर कौन थे, सर आगा खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान। नेक्स्ट है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात में किस निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया था? वहदानी निज़ाम हुकूमत का, वफाकी निज़ाम हुकूमत का या फिर सदारती निज़ाम हुकूमत का? तो 14 नुकात का अगर मुताला किया जाए तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो इसी सवाल से मुतल्लक है। तो आपने बताना है कि उन्होंने अपने 14 नुकात के अंदर हिंदुस्तान के लिए किस निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया था। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वहदानी निज़ाम हुकूमत, वफाकी निज़ाम हुकूमत और सदारती निज़ाम हुकूमत। तो आपने इसका दुरुस्त जवाब देना है। दुरुस्त जवाब है वफाकी निज़ाम हुकूमत। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मुख्तसर तौर पे एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के अख्तियारात को आइन के ज़रिए एक मरकज़ी और चंद सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है और आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट को अख्तियारात की इस तकसीम का निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है, ऐसे निज़ाम हुकूमत को वफाकी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला किस मंसूबे के तहत किया गया था? कबीना मिशन प्लान के ज़रिए, 3 जून 1947 के मंसूबे के ज़रिए या फिर करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए। तो आपने बताना है कि हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई उसकी तकसीम के लिए जो प्लान तैयार किया गया, जो काम किया गया उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? उसको कबीना मिशन प्लान के ज़रिए तकसीम किया गया या 3 जून 1947 के मंसूबे के ज़रिए या फिर करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला किया गया था। नेक्स्ट है हुकूमत बरतानिया ने मुसलमानों के जुदागाना तर्ज इंतखाब के मुतालबे को सबसे पहले कब तस्लीम किया था? तो आपने बताना है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो जुदागाना तर्ज इंतखाब का जो मुतालबा कर रहे थे, तो सबसे पहले बरतानवी हुकूमत ने जो है इस मुतालबे को कब तस्लीम किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 है, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपने इसका दुरुस्त ऑप्शन बताना है। मैंने इसको जो है वो डार्क कलर भी कर दिया है ताकि यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया जाए और नेक्स्ट स्लाइड को इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो हुकूमत बरतानिया जो है उसने मुसलमानों के जुदागाना तर्ज इंतखाब को 1909 की जो इस्लाहात उसने नाफज की, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं और इसके ऊपर भी आपको MCQ आ सकता है कि जो मिंटो मार्ले इस्लाहात हैं वो क्या हैं। तो मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक ही बात है। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान ने MAO हाई स्कूल अलीगढ़ की बुनियाद कब रखी? आपने बताना है कि सर सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने MAO हाई स्कूल अलीगढ़ की बुनियाद कब रखी थी? 1875 को, 1877 को या फिर 1820 को। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दुरुस्त ऑप्शन जो है वो आपने बताना है 1875। तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने 1875 को MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी और फिर 1877 को जो है उसे वो कॉलेज का दर्जा देने में कामयाब हो गए और फिर उनकी वफ़ात के बाद जो है 1920 को ये जो अलीगढ़ हाई स्कूल था और अलीगढ़ कॉलेज जो थे जो बाद में बना उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है उर्दू अदब के बारे में कुछ सवालात हैं। उर्दू गज़ल के पहले दोनों हम काफिया
जो मिसरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। किसी भी उर्दू गज़ल के जो पहले 2 मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं और उनके लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। उन्हें नज़म कहा जाता है, मतला कहा जाता है या मक्ता कहा जाता है। तो आपने बताना है कि उर्दू गज़ल के पहले दोनों हम काफ़िया मिसरे क्या कहलाते हैं, नज़म, मतला या मक्ता। तो दुरुस्त जवाब है मतला। मतला का मतलब होता है तुलू होना। तो उर्दू गज़ल के जो पहले 2 मिसरे हैं जो हम काफ़िया भी होते हैं उसको मतला कहा जाता है। मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि उर्दू गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है मुकदमा शेर व शायरी की किसकी तसनीफ़ है। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, फैज़ अहमद फैज़। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन पर आपने टिक करना है, एक ऑप्शन का आपने जवाब देना है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। तो दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की इंतहाई मशहूर तसनीफ़ है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ये मुहावरा है, ईद का चांद होना से क्या मुराद है। तो आपने बताना है कि ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है। तरक्की करना, बहुत कम नज़र आना या बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है। ईद का चांद होना तरक्की करने को कहते हैं, बहुत कम नज़र आने को कहते हैं या फिर शोहरत हासिल करने को कहते हैं। तो आप इसको फौरी तौर पे अपने नोट कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपने जो नोट किया है आपका वो जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है या कि नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बहुत कम नज़र आना। इत्तेफाक से स्लाइड के ऊपर ये भी बहुत कम नज़र आ रहा है। तो जो ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत कम नज़र आना। जब हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो तल्लक वाला जो है वो हमें बहुत कम मिलता है तो हम उसको फिर कहते हैं कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं, यानी आप बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट है आवाज़ दोस्त। ये किताब का नाम है आवाज़ दोस्त, किसकी तसनीफ़ है। तो आपने इसके मुसन्नफ़ का नाम बताना है कि आवाज़ दोस्त के मुसन्नफ़ कौन है। मुख्तार मसूद, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुदसिया। तो इन 3 जो मुसन्निफ़ीन हैं बड़े अजीम मुसन्निफ़ीन हैं और आपने बताना है कि इन तीनों मुसन्निफ़ीन में से आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है। तो आप फौरी तौर पे इसको नोट कीजिएगा और फिर देखते हैं कि आपने जो ऑप्शन नोट किया है वो दुरुस्त है या कि नहीं है। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको दुरुस्त कर लेते हैं, अभी ऐसी कोई नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुख्तार मसूद। तो मुख्तार मसूद। उम्मीद है आपको ये समझने में मदद मिल गई होगी। ये मैंने आपको थोड़ी सी जो है साइंस लड़ाने की कोशिश की है। तो जो आवाज़ दोस्त है वो मुख्तार मसूद की तसनीफ़ है, ये बानो कुदसिया की नहीं है, ये गलती से यहाँ पे कंपोज हुआ। तो आप जो अब दोबारा मैं आपको बता दूँ कि आवाज़ दोस्त जो है वो मुख्तार मसूद की तसनीफ़ है। मुख्तार मसूद की इसके अलावा जो तसानीफ़ हैं उसमें लोहे अय्याम है, सफ़र नसीब है। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उनका मुताला कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त उर्दू अदब के अंदर लिखी गई किताबें हैं। मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लोहे अय्याम, एक दो और भी हैं मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो उनकी किताबें जो हैं वो बड़ा मुनफरद लहजा है, बड़ा मुनफरद वो उनका जो है वो अंदाज़ है लिखने का। तो आप ज़रूर उनको जो है देखिएगा। नेक्स्ट है किसकी तसनीफ़ है। यह है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये ऊपर जो है थोड़ा सा डिम नज़र आ रहा है आपको, तो इसको देखिएगा, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये किताब का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो यहाँ भी आपने बताना है कि ये किसकी तनसीफ़ है। तो इसमें 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, परवेज़ मुशर्रफ, अयूब खान और ज़िया हक। और ये देखिए कि इन तीनों नामों के अंदर भी एक जो है वो एक है तल्लक है कि तीनों लोगों का तल्लक फ़ौज के साथ है और इन तीनों ने जो है पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है लगाए हैं। अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया, जो ज़िया हक हैं उन्होंने 1977 के अंदर मार्शल लॉ लगाया था और परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में जो है 1999 को जो है वो मार्शल लॉ लगाया था। तो आपने बताना है कि इन तीनों में से फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसकी तसनीफ़ है। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, अयूब खान।
तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर जो है वो अयूब खां की तसनीफ़ है और ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और इसका उर्दू तर्जमा भी किया गया है। और उर्दू तर्जमे जो है इसका जो टाइटल है, उन्वान जिसको दिया गया है वो है अल्लामा इकबाल जो हैं उनके एक मशहूर मिसरा है, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर का जो है वो अयूब खां की तसनीफ़ है और उसका उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है और उर्दू ज़ुबान के अंदर उसका जो उन्वान रखा गया है, जो टाइटल उसको दिया गया है वो है जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हाँ जी, आप देख रहे हैं एमसीक्यूज़ की एक लिस्ट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और फॉर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो अभी पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। ये वीडियो उन्हीं के इम्तिहान को मद्देनज़र रख कर तैयार की गई है और ये एपिसोड 2 है। इससे पहले भी एक एपिसोड आप देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और ये एपिसोड 2 है। उम्मीद है आपको इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आएगी और आपको कामयाब करने में ये ज़रूर मुआवन साबित होगी। नेक्स्ट है, सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी वकील कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटारनी जनरल। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं। सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है इंस्पेक्टर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटारनी जनरल। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, एडवोकेट जनरल। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वफाकी हुकूमत है उसका जो सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है वो अटारनी जनरल कहलाता है और जो सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है वो एडवोकेट जनरल कहलाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? 1947 को, 1948 को, 1949 को। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है ये आपने बताना है। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। 30 सितंबर 1947 को। तो पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना था। नेक्स्ट है, गैर मुल्की सफ़ीरों, सफारत खानों, वज़ीर आज़म, सदर, वज़रा और दीगर जो अहम शख्सियात होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस जो बंदोबस्त करती है उसे क्या कहते हैं, यानी उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? तो उसका दुरुस्त जवाब है प्रोटोकॉल। यानी पुलिस जो है अहम शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ख़ुसूसी बंदोबस्त करती है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हदीस की 6 मुस्नद किताबों को कहा जाता है सह सित्ता, सह सुन्नत, सह हदीस। तो हदीस की जो 6 मुस्नद किताबें हैं उन्हें सह सित्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, हुकूमत बरतानिया ने पुलिस एक्ट कब जारी किया था? 1857 में, 1861 में या 1877 के अंदर? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1861। 1861 में जो है हुकूमत बरतानिया ने पुलिस एक्ट जारी किया था। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी जो है पाकिस्तान पुलिस का जो बुनियादी ढांचा है वो इसी एक्ट के मुताबिक जो है वो कायम है। जो हुकूमत बरतानिया ने जो है जो यहाँ पे हाकम थे और उन्हें अपने महकूम कौम के लिए जो पुलिस का महकमा कायम किया था, आज भी पुलिस जो है उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो इसी एक्ट के मुताबिक चल रहा है। उसमें चंद तब्दीलियाँ की गई हैं लेकिन उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो इसी के ही मुताबिक है। नेक्स्ट है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। आप जो लोग इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, आप सब लोग जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई का इस्तेमाल भी आप करते हैं। तो ये वाईफाई है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाईफाई क्या है? वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडिलिटी एंड ऑल ऑफ दीज। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फ्लो या वायरलेस फिडिलिटी या फिर दोनों ऑप्शन जो हैं ऊपर वाले दुरुस्त हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, वायरलेस फिडिलिटी। इसका दुरुस्त जवाब है वायरलेस वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है, SMS स्टैंड्स फॉर। ये भी जो है वो मोबाइल का जो है जो हमारे इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी टर्म है, कंप्यूटर की भी टर्म है। SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, स्मॉल मैसेज सर्विसेज या स्मॉल मीडिया सर्विसेज। SMS तो हर शख्स जो है, हर स्टूडेंट जो है, हर बंदा जो है SMS से वाकिफ़ है। SMS आते हैं या हम SMS करते रहते हैं। तो ये SMS है क्या, ये किसकी एब्रीवेशन है? तो SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, स्मॉल मैसेज सर्विसेज या स्मॉल मीडिया सर्विसेज। तो आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। SMS मीन्स
शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। नेक्स्ट है नवीद, ये इंग्लिश से मुतल्लक हैं कुछ चीज़ें। तो नवीद हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स लंच। तो नवीद हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, आगे स्पेस है, तो 3 जो है वो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, टू, फार, ओवर। तो इनमें से कौन से प्रपोजिशन लगेगी? नवीद हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू, फार, ओवर। तो जो भी आपके ख्याल में दुरुस्त है आप उसको नोट कर लीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा कि दुरुस्त कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन क्या है। इनवाइट टू, यहाँ पे आएगा इनवाइट टू है, टू इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है अबाइडिंग, आगे स्पेस है, लॉ इज़ द कल्चर ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। अबाइड बाय होता है, अबाइड ऑफ होता है या अबाइड ऑन होता है, यानी कानून पर पाबंदी करना। अबाइडिंग बाय लॉज, अबाइडिंग ऑफ लॉज या अबाइडिंग ऑन लॉज इज़ द कल्चर ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। तो आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। अबाइड के साथ कौन सी जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल होती है? अबाइड बाय। अबाइडिंग बाय द लॉज इज़ द कल्चर ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। तो अबाइडिंग बाय होता है, इसमें बी वाई लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एपिसोड क्या है? ग्रेट पीपल प्रेफर डेथ, स्पेस खाली जगह आगे है, डिसऑनर। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, फ्रॉम, इन, टू। कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा? ग्रेट पीपल प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, यानी अजीम लोग जो होते हैं वो अपनी इंसल्ट से ज़्यादा, बेइज्जती से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं। तो वो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, इन लगेगा या फिर टू लगेगा। तो प्रेफर के साथ क्या लगेगा? आगे देखते हैं कि दोस्तों आप कौन है? प्रेफर टू। तो ग्रेट पीपल प्रेफर टू डेथ टू डिस ऑनर। ग्रेट पीपल प्रेफर डेथ टू डिस ऑनर। नेक्स्ट है ये एंटोनिम्स, आगे जो कुछ मुतजाद हैं अल्फाज के आपने मुतजाद बताने हैं। एंटोनिम्स ऑफ डॉन इज, एंटोनिम्स होता है मुतजाद, उल्ट जो है। तो ये लफ्ज़ है डॉन, आपने बताना है कि डॉन जो है उसका एंटोनिम क्या है। एंटोनिम ऑफ डॉन इज लाइट, डस्क, नाइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉन है, डॉन कहते हैं जो तुलुए फजर, तो जो सूरज के तुलू होने का जो वक्त होता है, जब सूरज सुबह के वक्त तुलू हो रहा होता है, जब वो सूरज निकल रहा होता है, उस वो जो वक्त है उसको डॉन कहते हैं। तो आपने बताना है कि इसका मुतजाद क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, लाइट, डस्क और नाइट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डस्क। डस्क जो है सूरज के गुरूब होने का जो वक्त होता है या उसके गुरूब होने का जो मंजर होता है उसको डस्क कहते हैं, और सूरज के तुलू होने का जो मंजर है, जो वक्त है, उसको डान कहते हैं। डान टू डस्क, तुलू से लेकर गुरूब तक, ये मुहावरा भी है, फ्रॉम डान टू डस्क। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फेमस इज पॉपुलर, रिनाउंड एंड नोटोरियस। तो एंटोनिम ऑफ फेमस, फेमस का एंटोनिम क्या है, उसका मुतजाद क्या है? तो फेमस मैं आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि फेमस का मतलब होता है किसी अच्छे काम के अंदर मशहूर होना, और इसका जो एंटोनिम है वो है नोटोरियस। नोटोरियस होता है किसी बुरे काम के अंदर जो है वो मशहूर हो जाना। नोटोरियस बदनाम को कहते हैं, बुरे काम के अंदर बदनाम हो जाना। और फेमस जो होता है ये एक पॉजिटिव है और ये अच्छे काम के अंदर मशहूर होने को कहते हैं। तो जो फेमस है उसका एंटोनिम जो है वो है नोटोरियस। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ पुल इज हेल्प, पुश, टग। टग रस्से को कहते हैं, जैसे टग ऑफ वार जो है वो रस्साकशी, तो टग रस्से को कहते हैं। हेल्प होता है मदद लेना और पुश होता है खींचना। तो पुल, हाँ सॉरी, पुश होता है धकेलना। तो एंटोनिम ऑफ पुल इज, आपने उमूमन देखा होगा डियर स्टूडेंट के जो शीशे के जो दरवाजे होते हैं, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो उनके ऊपर उमूमन लिखा होता है पुल एंड पुश, दोनों जो है वो बाज़ का लिखे होते हैं। एक साइड के ऊपर जो है पुल लिखा होता है, दूसरी साइड के ऊपर पुश लिखा होता है। तो आपने बताना है कि एंटोनिम ऑफ पुल इज क्या है, पुश। तो पुश होता है धकेलना, यानी अगर आपने धकेलना है किसी चीज़ को तो पुश करना होता है। पुल होता है अपनी तरफ खींचना। तो ये इसका
जो एंटोनिम ऑफ पुल है डेट इज पुश। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ असेंबल इज गैदर, कलेक्ट, डिसअपीयर। आपने इसका एंटोनिम बताना है, यानी इसका मुतजाद बताना है। एंटोनिम ऑफ असेंबल, असेंबल होता है इकट्ठे होना, असेंबली जिस तरह है इकट्ठे होने की जगह, तो असेंबल जो है इसका आपने एंटोनिम बताना है, इसका उल्ट बताना है। गैदर, कलेक्ट, गैदर मैंने भी इकट्ठे करना होता है, कलेक्ट का मतलब इकट्ठे करना होता है, और डिसअपीयर का मतलब होता है जो है वो अलग अलग हो जाना, मुंतशिर हो जाना। तो यहाँ पे जो है एंटोनिम ऑफ असेंबल इज डिसअपीयर। तो इस यहाँ पे जो है इसका जो दुरुस्त जवाब है, सॉरी डिस्पर्स है। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कंपोजिंग की गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये जो है ये बेसिकली है डिस्पर्स। ठीक हो गया जी। तो एंटोनिम ऑफ असेंबल इज गैदर, कलेक्ट एंड डिसअपीयर, सॉरी डिसपर्स। तो आपने बताना है कि इसमें से जो एंटोनिम ऑफ असेंबल है वो क्या है। तो तीन ऑप्शन आगे हैं इसके, गैदर, कलेक्ट एंड डिसपर्स। डिसपर्स होता है मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना, और असेंबल होता है इकट्ठे होना। तो इसका जो एंटोनिम ऑफ असेंबल है वो बनेगा डिस्पर्स। तो डिस्पर्स जो है इसका जो है वो बनेगा एंटोनिम। तो यहाँ पे डिस्पर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये फिर एक जो है वो कमर्शियल आ गया है कि ये आप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो तैयार किए गए हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस। और ये एपिसोड 2 है। इससे पहले एक एपिसोड आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, और ये एपिसोड 2 है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। महकमा पुलिस में सबसे निचला यूनिट कौन सा होता है। पुलिस चौकी होती है, थाना है, या फिर पुलिस स्टेशन है। तो महकमा पुलिस का सबसे निचला यूनिट जो होता है वो कौन सा है, ये आपने बताना है। तो दुरुस्त जवाब है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी जो है, एक थाना जो है उसके अंदर मुख्तलिफ चौकियाँ कायम कर दी जाती हैं जिनको पुलिस चौकी थाना कहते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो पुलिस चौकी कहलाता है। नेक्स्ट है थाने का सरबराह कौन होता है। आईजी, एसएचओ, डीएसपी। थाना जिसको पुलिस स्टेशन भी कहते हैं या उसको थाना भी कहा जाता है, तो आपने बताना है कि थाने का सरबराह जो है वो कौन होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है एसएचओ। और एसएचओ जो है, एसएचओ मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि थाने का सरबराह होता है। सूबाई सतह पर पुलिस का सबसे आला अफसर होता है कौन। एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है, या फिर एएसआई होता है। आपने बताना है कि सूबे के अंदर सबसे बड़ा पुलिस अफसर क्या कहलाता है, एसएचओ, इंस्पेक्टर जनरल और एएसआई। तो दुरुस्त जवाब है इंस्पेक्टर जनरल। तो महकमा पुलिस जो है वो एक सूबाई महकमा है, और सूबे के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा अफसर जो है वो इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है। नेक्स्ट है डिवीजन की सतह पर सबसे बड़ा पुलिस अफसर कौन होता है। आईजी, डीआईजी। तो एक सूबा जो है वो कुछ डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। तो जैसा पहले बात हुई कि जो सूबे के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है वो इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है, यानी आईजी कहलाता है। और एक सूबे के अंदर जितने डिवीजन होंगे तो हर डिवीजन का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो डीआईजी होता है। डीआईजी डिवीजन का सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, और मुख्तलिफ डिवीजन मिलकर एक सूबा बनाते हैं, और सूबे का सबसे बड़ा पुलिस अफसर जो है वो आईजी कहलाता है। यानी एक सूबे के अंदर जितने डिवीजन होंगे इतने ही उस सूबे के अंदर जो है वो डीआईजी होंगे। नेक्स्ट है डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल, ये हो गया। नेक्स्ट है महकमा पुलिस का सबसे छोटा ओहदेदार होता है कांस्टेबल या एएसआई। तो महकमा पुलिस का सबसे छोटा जो अफसर होता है वो कांस्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट है, ये जवाब हो गया। तो जराइम पेशा अफराद, चोरों, डाकुओं और समाज दुश्मन जो अनासर होते हैं उनसे शहरियों को बचाने के लिए और महफूज रखने के लिए रियासत कौन सा अहम अदारा कायम करती है। दोबारा देखिएगा, जराइम पेशा अफराद, चोरों, डाकुओं और समाज दुश्मन अनासर से शहरियों को महफूज रखने के लिए रियासत कौन सा अहम अदारा कायम करती है। तो उसका दुरुस्त जवाब है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, फ़ौज, पुलिस, इनकम टैक्स।
तो आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन क्या है, कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है पुलिस। मुआशरे को समाज दुश्मन अनासर से बचाने के लिए रियासत जो अदारा कायम करती है वो पुलिस जो है वो पुलिस का अदारा होता है। और पुलिस का बुनियादी काम जो है वो शहरियों को जराइम पेशा लोगों से महफूज करना होता है, और जो समाज दुश्मन अनासर होते हैं उनको उनको जो है वो उनको कंट्रोल करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, पुलिस का जो अदारा है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल अदारा होता है। मुआशरे के अंदर अगर हम महफूज हैं तो उसका जो क्रेडिट है वो यकीनन पुलिस को ही जाता है, और पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए। अलबत्ता पुलिस एक ऐसा महकमा है कि उसको बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप महफूज हैं, आपके जानो माल महफूज हैं, तो इसका क्रेडिट यकीनन पुलिस को जाता है, और हमें इस बात का जिक्र करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जहाँ कहीं हमें हमारे जो तल्लक वाले लोग हैं या जहाँ हम बात करते हैं, तो जहाँ पे हम बाकी इदारे जो हैं उनकी भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो है पुलिस जो है उसको हमेशा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और उनकी जो खिदमात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हर महकमे के अंदर अगरचे 2-4 लोग जो हैं वैसे होते हैं जो किसी भी महकमे की बदनामी का सबब बन जाते हैं, तो उनको नज़रअंदाज करके किसी भी महकमे के अंदर वो लोग जो बड़ी दयानतदारी के साथ काम करते हैं और बड़ी लगन के साथ काम करते हैं और अपनी जान को ख़तरे में डालकर जो है काम करते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर जो है सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो यकीनन पुलिस जो है वो इंतहाई अहम खिदमात जो है वो सर अंजाम देती है। नेक्स्ट है, तमाम बड़ी शाहराहों पर शहरियों के जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा अदारा कायम किया जाता है, तो वो है हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस। तो तमाम बड़ी जो शाहराहें हैं, बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे पुलिस का एक महकमा कायम किया गया है जिसको हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है कहा जाता है, और इसका मकसद शहरियों जो मुसाफिर हैं उनके जानो माल को महफूज बनाना होता है। नेक्स्ट है, महकमा पुलिस में क्राइम ब्रांच का सरबराह कौन होता है, आईजी, डीआईजी, एसएचओ। तो महकमा पुलिस में जो है क्राइम ब्रांच का जो सरबराह है वो डीआईजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, महकमा पुलिस का सबसे आला अफसर होता है एसएचओ, डीआईजी, आईजी, तो वो है आईजी। तो ये एक जो है वो क्लिप है, एक इमेज है जो पंजाब पुलिस हाईवे की गाड़ी का है, जिसपे पुलिस अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी दे रखा है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है हमारी पसंद आई होगी, और आपकी इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जो है ज़रूर ये वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी मुआवन साबित होगी। आप हमारी वीडियो देखते रहें, और आपको इम्तिहानी तैयारी के सिलसिले में जो हम वीडियो फराहम कर रहे हैं आप उनको देखें, ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि आपके जो दोस्त जो हैं वो भी जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, और उन तक भी ये वीडियो जो है पहुंचाई जाए ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। तो जब आप जो है वो किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए भी आसानी जो है पैदा कर देता है। तो यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।